नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोल क्या होता है, उसके बेसिक्स जानेंगे और फिर उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी उसके फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मोल क्या है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मोल निकालने की। तो मोल एक यूनिट है। किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का। किसका? सब्सटेंस का अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आप मार्केट से शुगर खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, 1/2 kg दे दीजिए। अगर इसी प्रकार से मिल्क खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, या फिर मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है शुगर का मेजरमेंट जो किया जाता है वो किलोग्राम में किया जाता है, ग्राम में किया जाता है। आप चाहो तो इसको 500 ग्राम बोल सकते हो। आपको पता है मिल्क का जो मेजरमेंट किया जाता है वो 1 लीटर, 2 लीटर यानी लीटर में किया जाता है। उसी प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन तो उसका मतलब कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे। एक को आप सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है क्या कि मोल क्या होता है। मोल जो है मेजरमेंट करने का तरीका है किसका? सॉल्यूशन में से किसी भी सब्सटेंस, कोई सा भी एक सब्सटेंस है उसके अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान के चलो एक कोई बीकर है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हो तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 5 ml डाला है। आपको पता है 5 ml डाला है। आप चले गए लैब से, आपका दोस्त आया तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? कहीं पे लिखा नहीं है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेगा? अब इसमें से वाटर भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है तो दोनों को अलग कर नहीं सकता। तो क्या करेगा बेचारा? मोल कैलकुलेट करके, और मोल कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका HCl का अमाउंट ही बता सकता है कितना अमाउंट है। दूसरा एग्जांपल अगर मान के चलिए, सबसे सिंपल सी बात है, वाटर है और इसने क्या कर दिया है, 50 ग्राम शुगर ऐड किया है, उसको घोल दिया, स्टिर कर दिया। देन उसके बाद में क्या फॉर्म हो जाएगा? शरबत फॉर्म हो जाएगा। और शरबत को क्या कीजिएगा, आप रख दिए और चले गए। आपका दोस्त आएगा और आपका दोस्त आया तो वो क्या चेक करेगा? पता नहीं चल पाएगा कितना चीनी डाला है। तो उसके बाद में क्या करेगा? वो मोल कैलकुलेट करेगा और मोल कैलकुलेट किसी भी एक कंपोनेंट का मोल कैलकुलेट कर लेगा, चाहे वो शुगर का, जिसको भी उसको रिक्वायरमेंट होगी उसका वो कैलकुलेट कर सकता है। इस तरीके से आप मोल क्या होता है वो समझ गए, मोल क्यों कैलकुलेट किया जाता है वो समझ गए। अब हम मोल के फॉर्मूलेज की बात करेंगे कि मोल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है, केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या होता है कि अगर मास दिया हुआ हो या फिर वेट दिया हुआ, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम होता है। तो इफ मास और वेट इज गिवन देन मोल इज इक्वल टू मास बाई एम मास या फिर वेट बाई एम वेट। एम मास का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मोलर मास
मोलर मास क्या होता है? मास किसी भी सब्सटेंस का एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। इसको सिंपल टर्म में मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक कंफ्यूजन होती है कि सर मैंने तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट पढ़ा है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U, यूनिफाइड मास। आप यहां पर अगर लिखोगे तो जहां तक मुझे पता है मोलर मास ग्राम में कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, दोनों मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों अलग है, लेकिन नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में हम मोलर मास के जगह पे मॉलिक्यूलर मास भी लिख देते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो आप क्या बताइएगा? 18 ग्राम, 18 ग्राम। मैंने तो ये नहीं बोला कि आप 1 मोल H2O का मास बताइए। अगर आपसे मैंने पूछता कि 1 मोल H2O का मास बताइए तो जाके 18 ग्राम होता, लेकिन मैंने तो बोला व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो आपने 1 मोल का बताया। क्योंकि जनरली नॉर्मल भाषा में क्या किया जाता है कि 1 मोल का ही निकाला जाता है, तो आप मोलर मास को भी मॉलिक्यूलर मास, आप यहाँ पे m मास के जगह पे मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। बिल्कुल सही होगा, कहीं पर कोई गलत नहीं होगा। बच्चे थोड़े से लड़ते हैं इसमें, बट ध्यान रखना बेटा, एक बात का ध्यान रखिएगा, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जनरल भाषा में यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये हो गया केस फर्स्ट। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या बोलता है? केस 2 में बोला जाता है कि इफ वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीपी। ये एसटीपी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसटीपी? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सर एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसको बोलते हैं? एक फिक्स टेम्परेचर जिस पर जो वॉल्यूम हो दिया हुआ रहेगा, उस पे फॉर्मूला यूज करना है मोल निकालने के लिए। तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए और क्या प्रेशर होना चाहिए? अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो यहां पर टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। बाबू जब इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर यहाँ पे जो यूज होगा बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और कितना होता है? 1 atm के बराबर होता है। तो वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो एसटीपी पर, और खास बात क्या है मोल निकालने की यहाँ कि वॉल्यूम तो होना चाहिए, बट वॉल्यूम में ध्यान रखना है बेटा लीटर में होना चाहिए, तब यूज करेंगे वॉल्यूम बाय 22.4। सर ये जरूरी तो नहीं है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में हो, तो हो सकता है मिलीलीटर में हो। तो क्या करेंगे, आप इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्या तरीका कर सकते हैं बेटा कि मोल है, देखो वॉल्यूम तो दिया हुआ है मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में दिया हुआ ये कितना है? 22.4। 22.4 कैसे आएगा? जब आप 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और 1 atm यूज कीजिएगा तो आइडियल गैस इक्वेशन एक गैस के लिए यूज होता है, फॉर गैस, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, उसमें भी एसटीपी पर, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 22.4 आएगा, है ना।
वॉल्यूम अगर एमएल में दिया हुआ है तो बेटा एमएल में दिया हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो आप इसको क्या कीजिएगा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब बेटा 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 22,400। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम एमएल में बाई 22,400। तो ये हो गया केस टू। केस टू जब वॉल्यूम दिया रहेगा एसटीपी पर तब हम बात करेंगे। उसके अलावा केस थ्री की बात करते हैं। तो केस थ्री में क्या बोला जाता है, केस थ्री में बोला जाता है इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस अगर दिए हुए हैं आर गिवन देन बाबू क्या होगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस बाई एवोगाड्रो वैल्यू या फिर एवोगाड्रो नंबर। सर एवोगाड्रो नंबर क्या चीज होता है, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो कांस्टेंट दिया था उन्हीं को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, आप ध्यान रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 6.02222 आज तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगाड्रो वैल्यू या एवोगाड्रो नंबर। तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस दिए हुए रहेंगे तो आपको मोल निकालने के लिए क्या करना है 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है, सिंपल है। उसके बाद में केस 4 की बात करते हैं। तो केस 4 क्या होता है बाबू, केस 4 जो होता है अगर इफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन अगर मोलरिटी दिया हुआ हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे बेटा, मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। एक और केस है, केस नंबर 5 की बात करते हैं कि अगर आइडियल गैस है, कैसा गैस है, एन आइडियल गैस, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर जो एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, मोल इज इक्वल टू PV/RT। इसका यूज बहुत ही कम करते हैं तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। बाकी जो 3 फॉर्मूले जो मैंने केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड निकाला था वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। केस 4 जो है वो भी आप डिटेल में फर्दर आगे पढ़िएगा। केस 5 जो है उसका यूज बहुत ही कम होता है, एक चैप्टर्स है उसमें यूज होता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो ये आपके मोल निकालने के लिए किस तरीके से मोल निकाल लेते हैं उसके बारे में बता दिया। अगर आपको मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूजन हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू।